आज हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र और अर्थशास्त्र की प्रकृति किस तरह की होती है पर चर्चा करेंगे। तो अर्थशास्त्र के विकास के साथ साथ इसके क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं, क्योंकि मानवीय आर्थिक क्रियाएं परिवर्तनशील रही है। इसी परिवर्तन के कारण अर्थशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में अर्थशास्त्रियों में ज़्यादा मतभेद रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है अत्यधिक व्यापक रहा है और कुछ ने इसके क्षेत्र को अत्यधिक संकुचित बना दिया है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत उन सभी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की जाती है जिनका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र को मुख्यतः 5 भागों में अर्थशास्त्रियों ने बांटा। इसका पहला जो भाग है वो भाग कंजप्शन का है, दूसरा प्रोडक्शन का, तीसरा एक्सचेंज का, चौथा डिस्ट्रीब्यूशन का और पांचवा पब्लिक फाइनेंस का रहा है। सबसे पहले जानेंगे कि कंजप्शन क्या है। कंजप्शन उपभोग मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं के उपयोग करने से होता है। उपयोग को इकोनॉमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना गया है। हमारे कुछ इकोनॉमिक्स कंजप्शन को इकोनॉमिक्स का प्रारंभ और अंत दोनों मानते हैं, क्योंकि कंजप्शन के अभाव में अन्य किसी भी आर्थिक क्रिया की कल्पना नहीं की जा सकती। उपभोग के अंतर्गत मानवीय आवश्यकता, उपयोगिता और मांग आदि का अध्ययन किया जा सकता है। अब दूसरा आता है उत्पादन, या जिसे प्रोडक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्शन से उपयोगिता के सृजन से है। इसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधन, उत्पादन के नियम एवं लागत आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा आता है एक्सचेंज, जिसे विनिमय कहा जाता है। तो विनिमय से हमारा मतलब होता है कि सर्विस एंड गुड्स के लेन देन या आदान प्रदान से है। इसके अंतर्गत पूर्ति आती है, सप्लाई, मनी आती है, मार्केट आते हैं, बैंकिंग आते हैं, इंश्योरेंस आते हैं, बिजनेस आते हैं। ये सभी चीज़ें एक्सचेंज के अंतर्गत आती हैं। फिर चौथा डिस्ट्रीब्यूशन का आता है, जिसे वितरण कहा जाता है। वितरण उत्पादन के साधनों को कितना पारिश्रमिक मिलना चाहिए, इस प्रकार वितरण में उत्पादन के साधनों का मूल्य निर्धारण होता है और इसमें राष्ट्रीय आय के विचार का विश्लेषण किया जाता है और समाज में न्यायोचित वितरण की समस्या का अध्ययन किया जाता है। पांचवा जो आता है वो पब्लिक फाइनेंस आता है। तो पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत पब्लिक एक्सपेंडिचर आते हैं, पब्लिक इनकम आती है, पब्लिक लोन आते हैं और वित्तीय प्रशासन से संबंधित इसके प्रिंसिपल्स, इसके नियम और इसकी नीतियाँ, ये सारी चीज़ें पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आती है। तो ये तो कुछ मैंने आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र बताए हैं। इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे वो है अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की प्रकृति के संबंध में ऐसा कहा गया कि अर्थशास्त्र की प्रकृति किस तरह की है। क्या अर्थशास्त्र को विज्ञान माना जाए, क्या अर्थशास्त्र को कला माना जाए, या अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना जाए, या अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान माना जाए। तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे विज्ञान माना कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है और इन्होंने बताया, जो अर्थशास्त्री विज्ञान के रूप में मानते हैं, उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है और विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसे क्रमबद्ध तरीके से किसी तथ्य या विशेष नियम के कारण एवं परिणाम के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं।
अब जो अर्थशास्त्री इन्हें विज्ञान मानते हैं, उन्होंने कुछ तर्क दिए कि क्यों ये इन्हें साइंस मानते हैं। तो उनके तर्क कुछ इस तरह के थे। उन्होंने कहा कि विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन है। उन्होंने कहा कि तथ्य एवं कारण एवं परिणाम के पारस्परिक संबंध को व्यक्त किया जा सकता है, और उन्होंने कहा कि तथ्यों को योजनाबद्ध ढंग से एकत्रित करके उनका वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि नियमों के निर्माण में वैज्ञानिक रीति का प्रयोग किया जाता है, और यह भी बताया कि प्रयोगों के आधार पर नियमों की सत्यता की जांच की जा सकती है और नियमों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। ये तो कुछ पक्ष के तथ्य बताए। अब कुछ ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स साइंस नहीं है, और उन्हें साइंस नहीं मानने के कुछ तर्क दिए। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र के नियम सदैव निश्चित और स्थिर नहीं रहते, इनमें परिवर्तन होता रहता है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग नियम और सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र में अन्य विज्ञान की तरह भावी घटना के संबंध में निश्चित एवं विश्वसनीय भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। और इन्होंने यह भी कहा कि अर्थशास्त्री जिन आर्थिक तथ्यों और आंकड़ों का प्रयोग करते हैं वे पूर्ण रूप से वास्तविक एवं विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र में नियंत्रित प्रयोग कर पाना संभव नहीं है। ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि कुछ पक्ष के थे और कुछ विपक्ष के। तो अर्थशास्त्र को निश्चित रूप से विज्ञान माना जा सकता है, क्योंकि इसे विज्ञान न मानने के पक्ष में जो तर्क दिए गए उनका कोई ठोस आधार नहीं है। हाँ, ये हम अवश्य कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के नियम व सिद्धांत स्थिर एवं निश्चित नहीं हैं जितने कि अन्य विज्ञान के हैं। इसका मूल कारण यह है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और इसकी विषय सामग्री मानव व्यवहार का अध्ययन करना है। अब कुछ अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इसे कला के रूप में माना कि अर्थशास्त्र एक कला है। तो हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र कला किस तरह से है। तो जिन्होंने कला माना उन्होंने कहा कि कला से उनका तात्पर्य था कि किसी कार्य को करने के सर्वोत्तम ढंग से है। तो कला जो है ज्ञान की वह शाखा है जो निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न विधियों का ज्ञान हमें कराती है। इस प्रकार किसी कार्य को ठीक प्रकार से करने की तकनीक को हम कला कह सकते हैं। तो कुछ अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कला के पक्ष में थे, उन्होंने कला होने के निम्न कारण बताए। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं के केवल कारण और परिणाम के मध्य संबंध ही स्थापित नहीं करता, बल्कि उन समस्याओं को हल करने के लिए हमें सुझाव भी देता है। अन्य अर्थशास्त्री ने कहा कि वर्तमान युग में अर्थशास्त्र का स्वरूप व्यवहारिक होता जा रहा है और इसमें विशुद्ध सिद्धांत के निर्माण करने के स्थान पर व्यवहारिक नीति का निर्माण पर अत्यधिक जोर दिया गया। अर्थशास्त्र को कला मानने में उसका वैज्ञानिक पक्ष कमजोर नहीं होता। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, इसका उपयोग आर्थिक समस्याओं को हल करने की दृष्टि से किया जाना चाहिए। कला उन तरीकों का ज्ञान कराती है जिनकी सहायता से आदर्श तक पहुंचा जाए। तो ये तो कुछ तर्क थे जिन्होंने जो कि पक्ष के तर्क थे, और कुछ अर्थशास्त्री जिन्होंने इन्हें कला मानने से मना किया और जो कि इस पक्ष में नहीं थे, उन्होंने तर्क दिए कि अर्थशास्त्र में कला का क्षेत्र एवं प्रकृति अलग अलग है, अर्थशास्त्र का स्वरूप केवल वैज्ञानिक है। अर्थशास्त्र ने तर्क दिए कि अर्थशास्त्र केवल निष्कर्ष निकालने में सहायक है और अर्थशास्त्र का कार्य नीति निर्धारण करना नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र की कोई भी समस्या विशुद्ध रूप से आर्थिक समस्या नहीं होती। प्रत्येक समस्या के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक पहलू होते हैं। ऐसी दशा में किसी भी समस्या का विशुद्ध आर्थिक हल संभव नहीं है। तो ये कुछ ऐसे तर्क बताए जो कि पक्ष के हैं, कुछ विपक्ष के हैं। तो हमें इन पक्षों
और विपक्षों से कह सकते हैं कि सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है अर्थशास्त्र के लिए। इसलिए अर्थशास्त्र के कलात्मक पहलू की अवहेलना नहीं की जा सकती है। अब कुछ अर्थशास्त्रियों ने माना कि ये वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है, तो हम जानेंगे कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है। तो वास्तविक विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जो केवल वास्तविक स्थिति का अध्ययन कराती है, समस्या के समाधान के लिए कोई सुझाव नहीं देती है। तो कुछ ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इसके पक्ष में अपने तर्क दिए। उन्होंने कहा कि उपभोग के क्षेत्र में उपयोगिता ह्रास नियम, समसीमांत नियम, उपभोक्ता की बचत और तटस्थ विश्लेषण आदि नियम अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में प्रमाणित करते हैं। उत्पादन के क्षेत्र में उत्पत्ति वृद्धि नियम हुए, जैसे उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में प्रमाणित करते हैं, क्योंकि तीनों नियम जो होते हैं, ये तीनों लॉज जो हैं हमारे प्रोडक्शन के सेक्टर में घटित होने वाले विभिन्न स्थितियों के कारण और परिणाम के मध्य संबंध को बताते हैं। अब हम एक्सचेंज के क्षेत्र की बात करें तो मांग और पूर्ति का नियम अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में प्रमाणित करता है। यही नहीं, बाजार की विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत हमें कैसे प्राइस डिसाइड करनी है और वास्तविक विज्ञान के सिद्धांतों पर के आधार पर ही किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जहाँ पर लगान है, मजदूरी है, ब्याज है और लाभ के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनका निर्धारण वास्तविक विज्ञान के रूप के सिद्धांत के आधार पर ही किया गया है। और हम पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो करारोपण के सिद्धांत है, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करें या हम ऋण के सिद्धांत की बात करें तो अर्थशास्त्र के वास्तविक ज्ञान के पक्ष को ही प्रस्तुत करते हैं या सत्यापित करते हैं। इन सभी से स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में है ना। फिर दूसरा पॉइंट जो आता है कि क्या अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। तो आदर्श विज्ञान क्या है? आदर्श विज्ञान से आशय विज्ञान की ऐसी शाखा से है जिसका संबंध नीति निर्धारण एवं दिशा निर्देश से है। इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान होने के साथ साथ एक आदर्श विज्ञान भी है। इसका कारण यह है कि आदर्श विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र के अंतर्गत ऐसी नीतियाँ अपनाई जाती है जिसमें अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। यही नहीं, आदर्श विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र को निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष जोर दिया गया है। ये तथ्य कुछ इस प्रकार थे कि उपभोक्ता के संबंध में इस बात का प्रयास किए जाने चाहिए कि उन्हें अधिकतम सेटिस्फेक्शन किस तरह से मिले और उनके जीवन स्तर में किस तरह से सुधार किया जाए। और फर्म के संबंध में इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि फर्म अपने उपलब्ध जो संसाधन है उन संसाधनों से ज़्यादा उत्पादन किस तरह से कर सकती है और उत्पादकता और प्रबंध कुशलता को किस तरह से बढ़ाए। और अर्थव्यवस्था में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का एलोकेशन इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे कि समाज के वर्तमान व भावी आवश्यकताओं के मध्य उचित बैलेंस जो है बनाया जा सके। वस्तु और सेवाओं का मूल्य सीमांत लागत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए और उत्पत्ति ह्रास नियम हुआ, लागत वृद्धि नियम होने की स्थिति में वस्तु और सेवाओं का मूल्य उनकी उत्पादक लागत के बिल्कुल करीब होना चाहिए या एकदम निकट होना चाहिए। पब्लिक फाइनेंस के क्षेत्र की बात करें तो सामाजिक कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा किए जाने चाहिए और सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए पब्लिक इनकम है, एक्सपेंडिचर है, लोन है, इन सभी में एक बैलेंस बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र को एक आदर्श विज्ञान भी माना जाना चाहिए, जो कि अर्थशास्त्री से आदर्श विज्ञान मानने के पक्ष में नहीं है
उनके तर्कों का कोई ठोस आधार नहीं है। वे केवल इस बात से आशंकित होते हैं, उन्हें इस बात से डर रहता है कि कहीं वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान के मध्य जो उन्होंने भ्रम उत्पन्न ना हो जाए, और उनका यह भ्रम किसी दृष्टि से उचित नहीं है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है, जिस जिस जो कि तर्क के आधार पर है। उनसे हम ये जान सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान के साथ साथ कला भी है और विज्ञान भी है। विज्ञान के रूप में वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान दोनों है। आधुनिक अर्थशास्त्र का कार्य केवल नियमों का निर्माण करना ही नहीं है, बल्कि उससे आदर्शों की स्थापना एवं आदर्शों को प्राप्त करने के उपाय बताने का कार्य भी करना पड़ता है। इसलिए हम कहेंगे कि अर्थशास्त्र में ये चारों चीज़ें होनी चाहिए, तभी अर्थशास्त्र का ज्ञान आगे तक संभव हो सकेगा।